हेलो स्टूडेंट, मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यह वीडियो कक्षा 10 के लिए बच्चों के लिए बना रहे हैं, जो वास्तविक संख्याओं के लिए पार्ट 2 होगा। और इसमें हम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं, हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे इसमें लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा 16, 56 और 40, 25 का मासा ज्ञात कीजिए। यह हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिए थे, जो वास्तविक संख्याओं का पार्ट 1 है। उसमें इस क्वेश्चन को हमने दिया था और कहा था आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए। कुछ बच्चों ने कमेंट करके निश्चित तौर पर सही आंसर बताया है, लेकिन उसके बावजूद हम एक बार फिर से इसको आपको बता दे रहे हैं। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हों जिनको ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से ना आया हो। तो यहाँ पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप मान लीजिए चैनल पर नए आए हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, तभी यहाँ पर समझ में आएगा। अदरवाइज़ ऐसे आप क्या समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर नहीं पढ़े नहीं समझ में आएगा, पहले से पढ़े हैं तब तो समझ में आएगा भैया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कैसे परीक्षा में लिखेंगे सॉल्व। हमने बताया था, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आया हो तो क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन संख्या लिखकर या उत्तर संख्या लिखकर या हल संख्या लिखकर ऐसे सॉल्व लिख लीजिए। और उसके बाद जो इसमें 16, 56 और 40, 25 का मासा ज्ञात करना है। तो देखिए 16, 56 और 40, 25 ऐसे लिख लीजिए। हमने आपको ऐसे बताया था कि जिसका मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात करना है, उसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद चिन्ह लगाते हैं लेस देन या ग्रेटर देन का, छोटे या बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो जिधर अंक बड़ा होता, देखिए छोटा बड़ा का चिन्ह यही सब होता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, कुल मिला जुला के ये आप समझिए कि जो अंक बड़ा है उधर मुंह खोल देते हैं और जो अंक छोटा है उधर पूंछ लगा देते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो अंक बड़ा है उधर मुंह खोल देते हैं और जो अंक छोटा है उधर पूंछ लगा देते हैं। तो ऐसे लगा दीजिए। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको बताते हैं इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर क्या करिए, छोटे अंक से बड़े अंक में आप भाग दीजिए। जैसे जनरली भाग देते हैं, भाग सीखे होंगे। छोटे अंक से 16, 56 से आप ऐसे क्या करिए, 40, 25 में भाग दीजिए। ऐसे कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है। तो देखिए भाग कितनी बार जाएगा, भाग 16 दूनी 32। यहाँ पहले 2 अंकों से इस 2 अंकों में भाग ले जाकर अंदाज़ा लगाइए कि भाग कितनी बार जाएगा। तो 16 का भाग 40 में देंगे तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 3 बार ले जाएंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 बार हमारा भाग जाना है। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब 2 का गुणा करते हैं और पीछे लिखते चलते हैं। 2 छक 12, 2 पाँचे 10 और 1 11, ठीक है। 2 छक 12 और 1 13 और 2 एक नम 2 और 1 3। अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना क्या होता है, मन कहे तो लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने बताया था। अगर उसको ध्यान से आपको याद होगा तो हमने बताया था, देखिए भैया, जब ऐसे भाग दिया जाता है किसी संख्या में तो जिसमें भाग दिया जाता है उसके बराबर लिख लीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे 40, 25, इतना बराबर क्या लिखते हैं, किनारे किनारे का अंकों का गुणनफल, किनारे किनारे के अंकों का गुणनफल और शेष को जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16, 56, ठीक है, गुणे 2 प्लस 16, 56 गुणे 2, उसके बाद जो है हम 713 जोड़कर लिख देंगे। ऐसे सफल होगा, 713 जोड़कर हम अच्छे तरीके से लिख देंगे। फिर से देख लीजिए, जो बीच में अंक है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, पिछले वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 40, 25 लिख दीजिए और इक्वल टू लिखिए और किनारे किनारे का गुणनफल कर दीजिए, 16, 56 गुणे 2 और उसके बाद क्या है, प्लस में शेषफल लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यही शेषफल होता है, 713 शेषफल है। तो शेषफल को इंग्लिश में आर कहते हैं, आर इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। ये हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, ठीक। अब इसमें देखिए उसके बाद हम क्या करना है, हमने बताया था ये 713 से आप जो ये 713 को ये भाजक बना दीजिए और ऊपर वाला जो भाजक था उसको भाज्य बना दीजिए, अर्थात 16, 56 में भाग दे दीजिए। 16, 56 को यहाँ लिख दीजिए, ऊपर वाले को यहाँ दे दीजिए, लिख दीजिए और इससे भाग दे दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए कुछ कठिन नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 7 दूना 14, पहले ऐसे 7 से 16 में भाग अंदाजिए। 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 21 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 3 6, 2 1 9 2, 2 7 14। अब ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 6 में से 4 गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर 230 होगा। 6 में से 6 गया, 0 हुआ। 5 में से 2 गया, 3, ये हो गया। अब इसके बाद फिर से हम लिखेंगे पहले, अब इसको स्टेप सेकंड लिखेंगे। हर बार जितनी बार भाग देंगे ना, उतनी बार हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखिए अब इसको स्टेप सेकंड लिखिए, स्टेप सेकंड लिख दीजिए, कोई कठिन नहीं है। 16 56 बराबर, और 713 का गुणे 2, इसका गुणे इधर लिख दीजिए। 713 गुणे 2 और धन 230, धन 230। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ शेषफल कितना है? शेषफल 230 है, तो मतलब 0 नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं है, तो क्या शेषफल बराबर 0 है? नहीं। तो बराबर को कट मार दीजिए कि अभी शेषफल 0 नहीं आया। यह प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, यही शेषफल को हम भाजक बना लेंगे, और ऊपर वाला जो भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे, अर्थात इसको यहाँ लिख देंगे। ये सब लोग कर सकते हो। 713। अब यहाँ पर इसका भाग अंदाजिए, देखिए कै बार जाएगा। 2 का टेबल इसमें अंदाजिए, ऐसे अंदाजिए। 2 3 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 7 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 3 बार जाएगा। तो पीछे से गुणा करो, 3 शून्य 0, 3 दूना 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 90 हो गया, 3 बचा, और 11 में से 9 गया, बस 2 हो गया, और 7 में 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। फिर सॉरी, अभी इसको मत लिखिए, अब इसको फिर से यही लिखिए। फिर से यहाँ पर वही चीज़ बनेगा। 713 बराबर 230 गुणे 3 धन 23, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टेप थर्ड लिखेंगे। स्टेप थर्ड कितने आसानी से आता जा रहा है। 713 यहाँ पर देखिए इक्वल टू 230 गुणे 3, 230 गुणे 3 और धन 23 लिख दिए। अच्छा देखिए यहाँ शेषफल 23 है, क्या 23 0 है? आर का आर माने शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, तो आर का मान क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या है, इसको 23 को ऐसे जो 23 शेषफल है इसको भाजक बना देंगे, और ऊपर वाला जस्ट इसके ऊपर वाला जो भाजक है उसको भाज्य बना लेंगे। अब ऐसे देखिए, अब हम भाग देते हैं 23 एकन्नम 23 दहाइयम, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए 23 दहाइयम 230। अब यहाँ शेषफल कितना बचा? 230 में से 230 गया, शेषफल तो 0 बचा। शेषफल कितना बचा? 0 बचा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टेप थर्ड, स्टेप सॉरी फोर्थ, 4 स्टेप है, 4 स्टेप हो गया। यही एल्गोरिदम कहलाता है, जब स्टेप बन जाता है तो इसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 230 लिखेंगे। 230 बराबर 23 गुणे 10 और प्लस ये 3 जीरो का मतलब 1 जीरो समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब r इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। जब r इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, तो फिर आगे हम स्टेप नहीं बनाएंगे, आगे बनेगा भी नहीं, तो बनाएंगे क्या? तो यहीं पर समझिए हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम किसका किसका SCF ज्ञात कर रहे थे, मासा किसका किसका ज्ञात कर रहे थे, तो ऐसे भैया लिख दीजिए मासा महत्तम समापवर्तक, सॉरी महत्तम समापवर्तक, और 16 56 लिख दीजिए, और कामा 40 25 इसी का ज्ञात कर रहे हैं। अर्थात हम जो मासा बताने जा रहे हैं महत्तम समापवर्तक, वो 16 56 40 25 का बताने जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये लास्ट वाला जो भाजक है जिससे भाग दिए हैं लास्ट में, यही संख्या होगा 23। अर्थात 23 एक ऐसी संख्या है, 23 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको भी विभाजित कर दे रहा है, इनको भी विभाजित कर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया तो आप निश्चित तौर पर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अक्सर पूछ लेता है, ज़्यादातर पूछ लेता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको सीख लीजिए, और पिछले वीडियो को ज़रूर दीजिए, देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक निश्चित तौर पर डाल देंगे। ठीक है, तो उनको आप जो है देखिए। अब हम चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम जो है चलेंगे, इसके आगे हम अभाज्य संख्याओं को पढ़ेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही जो है आगे जो है अभाज्य संख्याओं से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो
तो यहाँ अभाज्य संख्या को इंग्लिश में देख लीजिए प्राइम नंबर कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम बहुत कम समय में बताते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए भैया जी, प्राइम नंबर, एक मिनट इसको देख लीजिए। प्राइम नंबर देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, मतलब जो स्वयं वह एक से को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये पूछा जाता है, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, पहली अभाज्य संख्या दो ही होता है। और एक चीज़ और है, दो जो है वो सम अभाज्य है। दो एक ऐसी संख्या है जो सम है। देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, ये भी प्राइम नंबर है, 11 भी, 13, 17, इसी प्रकार 23, इस टाइप के अंक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और दूसरा चीज़ सम अभाज्य संख्या, यह एक यूनिक नंबर है, मतलब ये सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी भी 1, 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो जान लीजिए कि वो विषम संख्याएं हैं। देखिए विषम, ये विषम, 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 सब विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये विषम संख्याएं हैं और बाकी 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम है। अकेले 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछता है, आपके यूपी बोर्ड में भी पूछता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ जाइए। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो। स्वयं का मतलब एक को मत गिनिए, एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो के स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हों, ना कटें, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जैसे 2, 3, 7 ऐसे सब है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब हम आगे चलते हैं। सम अभाज्य 2 हो गया, परीक्षा में पूछेगा सम अभाज्य संख्या है तो 2 लिखिएगा, ठीक है। बाकी सभी संख्याएं विषम होती हैं। अब सह अभाज्य संख्या, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, इसको देखिए को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर जो होते हैं, ये देखिए सह का मतलब होता है 7, हमेशा याद रखिए। सह का मतलब 7, मतलब यहाँ पर कम से कम 2 लोग हों, ठीक है, 7 में कोई हो तो ऐसे कहा जाता है, ठीक है। संख्याओं का ऐसा युग्म माने जोड़ा, संख्याओं का ऐसा युग्म माने जोड़ा, 2 अंक, ठीक है, जो किसी अन्य एक को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से ना विभाजित हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर से सुनिए, संख्याओं का ऐसा युग्म जो एक को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना होती हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती। को प्राइम नंबर ये जोड़े के रूप में रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 हमने लिख दिया और 5 लिख दिया, तो बताइए क्या किसी एक संख्या से दोनों विभाजित हो रहे हैं? ठीक है, नहीं विभाजित हो रहे हैं, तो ये सहअभाज्य है, ये सहअभाज्य है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, ठीक है। शॉर्टकट में हमने लिख दिया को प्राइम नंबर, सहअभाज्य नंबर संख्या। मान लीजिए हमने 7 लिख दिया और 23 लिख दिया, अब ये बताइए सहअभाज्य होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। किसी एक संख्या से दोनों विभाजित हो रहे हैं क्या? नहीं विभाजित हो रहे हैं, तो ये जो है को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। अच्छे से समझ जाइए। अच्छा, आप लोग बताइए, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं 31 और 93। 31 और 93 क्या ये सहअभाज्य हैं? कमेंट में दीजिए सहअभाज्य हैं, कमेंट करके दीजिए। 31 और 93 31, 93 सहअभाज्य हैं कि नहीं हैं? तो भैया जी अगर आपने कहा है तो गलत है। यहाँ पर देखिए 31 से दोनों विभाजित हो जा रहे हैं। 31 51 में 31, 31 तियाएँ 93, तो यह सहअभाज्य नहीं है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया? यह भाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो को प्राइम नंबर वे होते हैं
जो स्वयं से ही केवल विभाजित, माने ऐसी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो एक को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से न विभाजित हो, माने दोनों संख्या किसी से न विभाजित हो। चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं, आपसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा संख्याओं 12, 15 व 21 के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो भैया जी इसको करने से पहले हम अभाज्य गुणनखंड को समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड को समझने का मतलब, जैसे मान लीजिए 500 का अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना है तो हम लोग 500 को ऐसे लिखते हैं, छोटी क्लासों में आपको पढ़ाया गया होगा, तो ऐसे लिखते हैं। अब देखते हैं किस किस संख्या से भाग इसमें चला जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है, देखिए इसमें जो भाग चला जा रहा है वो 10 से भी भाग चला जा रहा है। 10 पचे 50, ठीक है, 10 पचे 50, 50 हो गया। फिर देखिए 10 से भाग चला जा रहा है, 10 पचे 50, फिर 5 से भाग चला जा रहा है, 5 एकड़ 5। तो 500 के अभाज्य गुणनखंड कुछ लोग बता रहे हैं 10 गुणे 10 गुणे 5, ऐसा कुछ लोग लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्याएं यहाँ पर लिखी जाएंगी वो अभाज्य के रूप में लिखी जाएंगी, मतलब वह स्वयं से केवल विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन 10 देखा जाए तो 10 दो संख्याओं से विभाजित होता है, 2 से भी और 5 से भी, दो संख्याओं से। 10 स्वयं से भी तो होता ही होता है, 10 स्वयं से तो होता ही होता है, लेकिन 2 और 5 से भी विभाजित होता है, तो यह अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए 10 है, तो इस प्रकार से ये चीज़ गलत है। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए हमने ऐसे लिखा 500 लिखा। अब ये छोटी अभाज्य संख्याओं से आपको काटना होगा, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जैसे 2 हो गया, 2 से कट जाएगा, पीछे 0 है, 2 से भाग जाएगा। 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, अभी भी 2 से कटेगा, 2 एकड़ 2, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकड़ 5, ऐसे। अब देखिए जब तक 1 ना आ जाए तब तक ऐसे हम विभक्त और काटते चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो 500 के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा संख्याओं 12, 15 व 21 के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ना कहें, यहाँ पर गुणनखंडों के द्वारा लिखें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा संख्याओं 12, 15 व 21 के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप खूब अच्छे से समझ जाइए कि यहाँ जो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है वो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराना है, ना कि बहुत ज़्यादा आपको विस्तृत ज्ञान देना है। तो इसको क्या करते हैं, जब ऐसे देखिए उसी को ध्यान में रखकर हम बता रहे हैं। अब ये 12 के ऐसे सॉल्व लिख दीजिए, जो भी क्वेश्चन संख्या होगा आप नंबर डालकर ऐसे सॉल्व लिख दीजिए। अब 12 के अभाज्य ज्ञात कीजिए। 12 के छोटे छोटे खंड, और नहीं आता है तो हम ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे 12 लिख लीजिए। 2 छक 12, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। 2 12 6, 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकड़ 3, और नीचे जब 1 आ गया तो 12 के अभाज्य गुणनखंड यही गुणे के रूप में हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ऐसे देखिए अगली संख्या कौन सी है, 15 है, तो 15 बराबर लिख लो, 15 को काट लेते हैं। तो 5 तिहाई 15 या 3 गुणे 5, चाहे 5 तिहाई 15, चाहे 3 गुणे 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों अभाज्य हैं, गुणा करने 15 आ रहा है। ऐसे देखिए 21 का क्या हो गया, 7 तिरिक 21, बहुत अच्छे तरीके से 7 तिरिक 21, भाई 7 चाहे 3 7 21 लिखिए, चाहे 7 तिरिक 21 लिखिए, बात एक हुआ। अब देखिए हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ऐसे हम लिखेंगे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल माने लघुत्तम समापवर्तक लासा ज्ञात करना है। ये पीछे के वीडियो में हमने महत्तम समझाया था, और एलसीएम भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं, आप देख लीजिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लासा, एलसीएम माने लासा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे एचसीएफ किसका किसका ज्ञात करना है। एचसीएफ जो हमको ज्ञात करना है 12 का, 15 का और 21 का। तो इसको लिख देते हैं, जिन जिन संख्याओं का ज्ञात करना है ऐसे बगल में ब्रैकेट में लिख देते हैं कि भैया इन्हीं तीनों का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। तो एचसीएफ में वे लिए जाएंगे
उनको चुनिए वो गुणनखंड जो तीनों में होंगे। ध्यान में रखिए 3 संख्याएं हैं जो तीनों में होंगे, तो तीनों में देखिए 3 भी इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये HCF 3 हुआ। मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों विभाजित हो जाएंगे और 3 सबसे बड़ी संख्या रहेगी। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। LCM, तो यहाँ पर LCM में देखिए LCM किसका किसका ज्ञात किया जा रहा है, 12, 15, 21, तो हम लोग ब्रैकेट में 12, 15, 21 लिखेंगे। ध्यान में रखिए LCM में जो तीनों में होगा उसको एक बार लिखा जाएगा। कोई अंक अगर 2 में है तब भी एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, अगर अकेले अकेले है तब भी एक बार लिखा जाएगा। ध्यान में रखिए कोई अंक अगर तीनों में है तो एक बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 3, 3 तीनों में है तो एक बार फिर गुणे करके। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर देखिए 2, इसमें देखिए इस 2 को देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन अन्य में 2 नहीं है तब भी नोट किया जाएगा। ठीक है, और देखिए ये भी हो गया। अब ये 2 देखिए इसमें है अन्य किसी में नहीं है तब भी गुणे 2। 5 अकेले इसमें है और अन्य 2 में नहीं है तब भी 5 गुणे में लिखा जाएगा। ठीक, और देखिए 7 इसमें अकेले आया है तब भी लिखा जाएगा। मतलब आप ये समझ जाइए कि मान लीजिए कोई संख्या 2 संख्याओं के गुणनखंडों में आया है, 1 से ज़्यादा के गुणनखंडों में आया है, 1 से अधिक संख्याओं के गुणनखंड में आया है, एक ही बार लिखा जाएगा। चाहे वो 2 बार आया हो चाहे 3 बार आया हो, एक ही बार। जैसे अब आप ऐसे मत देखिए 2 गुणे 2, ये तो एक ही संख्या के गुणनखंड में है। ठीक है, तो हमने 2 इसको लिखा और इसको 2 अलग लिखा। अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 यहाँ है, सपोज करिए 2 यहाँ होता तब भी एक के बार लिखते। ठीक है, अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से देख लीजिए कोई भी संख्या अगर तीनों में आया है, 3 संख्या तीनों में आया तब भी एक बार, और कोई संख्या दोनों में आया है, 2 अंकों के गुणनखंडों में आया है तब भी एक बार, और कोई संख्या एक ही बार आया है चाहे जिसके गुणनखंड में आया है तब भी एक बार। ठीक है, हर स्थिति में एक बार। अब इनका हम लोग गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 2 दूना 4, 5 चौक 20 और गुणे 7 त्रिक 21। ठीक, 2 एक 2 और 2 दूना 4, 420 हो जाएगा। मतलब इसका LCM ऐसे निकाला जाएगा। और HCF में क्या होगा, जो तीनों में होंगे वही संख्याएं ली जाएंगी। अब चलते हम एक दूसरी संख्या लेते हैं और जो 2019 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है और देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं हम थोड़ा सा इस संख्या को बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए एक संख्या हम यहाँ पर अंक बदल देते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। हम लिखते हैं 6, 72, 120। ठीक है, 6, 72, 120, 6, 72, 72 व 120 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है भाई, 6 का ज्ञात करना है। 6 के अभाज्य इसे साल में लिख देंगे, क्वेश्चन संख्या जरूर डालिएगा। ठीक है, साल में लिख दीजिए, क्वेश्चन संख्या जरूर डालिए। 6 के देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, चाहे 2 गुणे 3 लिखिए चाहे 3 गुणे 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 6 दोनों अभाज्य हैं। अब 72 का देखिए, 72 का नहीं आता तो ऐसे निकाल लीजिए, 72 ऐसे, 72 अगर आपको बड़ा अंक लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं। 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 1 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 1 3। ठीक, तो देखिए बड़े आराम से लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, और गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, दूनी 36, दूना 72, बहुत अच्छे तरीके से। अब 120 को तोड़ लीजिए, 120 को भी ऐसे तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अभाज्य गुणनखंडों में 2 से काट दीजिए, 2 6 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, फिर 2 से काट दीजिए 15, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, सब अभाज्य गुणनखंड हैं। और 5 1 5। तो देखिए इसमें कुछ करने नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5, सॉरी 3 गुणे 5। अब हमको इन्हीं तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, HCF। तो हम ऐसे HCF लिखेंगे, HCF किसका किसका ज्ञात करना है भैया, जिन जिन संख्याओं का ज्ञात करना है ऐसे ब्रैकेट लगा के तीनों संख्याओं को लिख देना चाहिए कि भैया इन्हीं तीनों का हम ज्ञात करने चल रहे हैं। 6, 72, 120, इन्हीं तीनों का हम ज्ञात करने चल रहे हैं। अब हमने क्या बताया, तीनों का ज्ञात कर रहे हो तो कोई भी संख्या अगर तीनों में होगी तभी वो आएगा HCF में। तो देखिए ये दो तीनों में है। HCF में जो सब में होगा, जो कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन होगा,
ठीक है। तो देखिए जो सब में है, पहले आप ऐसे देखिए कौन सी संख्या दोनों में तीनों में ए है और कौन सी है, और देखिए ये भी है, ये 3 है, 3 है, 3 है, तो गुणे 3। अब बताइए इनमें कौन सी संख्या तीनों में है। अब इसमें तो कोई अन्य दो संख्या थी, दोनों हो गई, तो यही इसका HCF होगा। अब बाकी भले ही इसमें दोनों में मिल रहा है, वो नहीं, जब तक तीनों में नहीं होगा तब तक नहीं लिया जाएगा। ठीक है। देखिए देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसके एलसीएम में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में, तो हम लोगों को नहीं कंफ्यूज होना है। अब इसका एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं। एलसीएम देखिए, एलसीएम किसका किसका, 6, 72, 120। हमने क्या बताया, एलसीएम में क्या क्या नोट किया जाएगा, जो तीनों में होगा, मतलब ए होगा, देखिए ए तीनों में है, 2 हो गया, 2 तीनों में हो गया। फिर कौन तीनों में हो गया, A3, 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 तो गुणे 3 लिख देंगे। और फिर देखिए अगर कोई संख्या 2 में है, दो ऐसे 2 पंक्तियों में मिल रहा है, तो भी एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 2 को देखिए, इस 2 को देखिए, दोनों में है तो एक के बार लिखा जाएगा। ठीक है। देखिए 2 जोड़ा मिल गया, जोड़ा भी मिल रहा है, भले तीनों में नहीं है, एक के बार लिखा जाएगा। अब फिर देखिए ए वाला 2, ए वाला 2 और ए वाला 2 दोनों में मिल रहा है, तो भी एक के बार लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए कोई संख्या, ये तो लिखा जा चुका है, ये लिखा जा चुका है, इसमें 3 अकेले हैं और किसी में 3 नहीं है, जो कुछ है सबके नीचे निशान लग चुका है, तो इस गुणे 3 को भी लिखा जाएगा, और गुणे 5 अकेले हो जा रहा है, इसको भी लिखा जाएगा। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है। सबसे पहले देखिए ये तीनों में मिल रहा है, हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक। अब देखिए ये तीनों में मिल रहा है, ऐसे हमने देखिए ए ऐसे देखिए तीनों में है कि नहीं है, तो हमने फिर इसको भी नोट कर लिया। अच्छा देखिए ये दोनों में मिल रहा है, हमने ऐसे 2 लिख लिया, इनको लिख लिया। अब देखिए ये दोनों में मिल रहा है, फिर हमने 2 लिख लिया। अब ये सब हो गया, देखिए सब घेरे में आ गए। अब ये 3 अकेले है, किसी में नहीं मिल रहा है, तब भी लिखा जाएगा। देखिए 3 और 5 अकेले इस लाइन में है, तब भी लिखा जाएगा। अब इन्हीं का गुणा कर लेते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 लिख दिए। ठीक है। और गुणे 5 तियाएँ 15, 15 का गुणा कर लीजिए, 15 चौक का 60। ठीक। और 15 दूनी 30, 360 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका एलसीएम 360 होगा। हम थोड़ा सा वीडियो में देखें, नीचे तक दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा। ठीक, 360 हो गया। तो ऐसे आप इसको करिए। यह यूपी बोर्ड के 2019 में आया था। किस परीक्षा में आया था, 2019 में। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम इसके आगे कुछ नया बताएंगे एलसीएम एचसीएफ से, जस्ट इसके अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि यह वीडियो हमको लग रहा है बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक, जस्ट इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त चीज़। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।